ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? चलो सो गाइस आगे बढ़ते हैं। पहले कल का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बराबर ना? ये वाला क्वेश्चन 3B एंड C मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो देखो मैंने सॉल्व करके रखा है। ये क्वेश्चन B था जिसमें उन्होंने मार्केट प्राइस पूछा था, ग्रोथ रेट 8% लेना है और बाकी के ही वही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अपन दो चीजें मिसिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो ये आंसर कितना आ रहा है। सो MPS इज इक्वल टू, आई होप आपने ऐसे ही किया रहेगा, 0. ये निकाल देता हूँ यार, (0.1448 minus 0.08, that is 0.0648 divided by 2.16 इंटू अगर 100 करेंगे बराबर है ना? So 0.1448 minus 0.08 divided by 2.16, 0.3 है, कितना आ रहा है? चेक करो, आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, ये आंसर आना चाहिए आपका, बराबर है क्या? बताओ, ये बी का आंसर है और सी का देखो ये आ रहा है 6.08। ये अपना बाकी था कल क्वेश्चन 3 में से बी एंड सी, तो एक बार चेक कर लो बराबर है क्या आपके हिसाब से। दोनों लिखा मैंने, सी भी लिखा है, पहले बी आ गया क्या आपका आंसर? ऑनलाइन बराबर है ना? तो ये देखो ऐसे आ रहा है आपका 2.16 MPS इज इक्वल टू 0.1448 माइनस 0.08, तो 0.0648, तो ये क्रॉस चेक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। MPS इज इक्वल टू 2.16 अपॉन 0.0648, सो 2.16 डिवाइड बाय 0.0648, आपके शेयर का प्राइस 33 रुपीज होगा। कितना होगा? तो जब ग्रोथ रेट 8% होगा तो प्राइस 33 होगा। पहले कुछ 25 आ रहा था ना, देखो क्वेश्चन में 25 दिया है ना, 25 रुपये एग्जिस्टिंग है जब ग्रोथ रेट 6% है। जब ग्रोथ रेट 8% होगा तो 25 का बढ़ना चाहिए कि नहीं? कल मैंने कहा था, देखो ये आंसर आ रहा है क्या? फटाफट रिप्लाई करो। तो पहले क्वेश्चन बी जो होमवर्क के लिए था उसका आंसर आ रहा है 33 रुपीज। प्लीज चेक एंड करेक्ट मी। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन सी भी होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन सी में क्या था? आप रिप्लाई करो सब लोग, नहीं तो मेरे को नहीं समझता फिर। इफ कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 each
रिलायंस 96 रुपीज, redeemable at 12% at 12 years, 12% premium. What is the cost of debenture? Tax at 50%. So 10 रुपया इंटरेस्ट, टैक्स रेट 50%, रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 12%. तो रिडीमेबल वैल्यू 112 हो गया. अभी मिल रहा है 96 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये 12 साल में राइट ऑफ होगा, डिवाइड बाय 112 प्लस 96 डिवाइड बाय 2. तो देखो आ रहा है क्या? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6.08%. जल्दी करो जरा फटाफट, ये दो होमवर्क के लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गाइस दोनों बराबर है क्या? भाई लोग रिप्लाई करो ना, ठीक है ना? चलो आगे, आज का पहला क्वेश्चन. तो ये दो होमवर्क के लिए थे. आई होप आपके भी यही आंसर आए हैं. ओके चलो आगे. जिनका बाकी है फोटो ले लो, बाद में लिख देना. इतना ही था ना होमवर्क, बाकी नहीं था ना, ये दो ही क्वेश्चन थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, हाँ ये मैंने आपको होमवर्क लिया था. ये भी, इसमें क्या था, इक्विटी का कॉस्ट अलग अलग अप्रोच में ढूंढना है. अभी इक्विटी के बहुत सारे अप्रोच दिए, तो पहले हर एक अप्रोच का फॉर्मूला लिखना है और अपने को आंसर चाहिए. तो पहले जो डेटा दिया वो लिख लो. ईपीएस 9 रुपये दिया है. क्वेश्चन 4, ₹4 नहीं 9 रुपीज है. लिखो ईपीएस 9 रुपीज है. डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है. सो डिविडेंड कितना दे रहे हैं अपन, मतलब 9 इंटू 40%. तो ये हो गया डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू 9 इंटू 40%. तो रिटेंशन निकाल सकते क्या? रिटेंशन, व्हाट इज द फॉर्मूला रिटेंशन का? अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर. तो अपन इतना प्रॉफिट, इतना रिटेंशन रेशियो हो गया अपना. और क्या दिया है? ग्रोथ रेट 5% है एंड करंट मार्केट प्राइस जो है $36 दिया है. तो ये डेटा अपने को दिया है. ना मैंने आपको अपने नोट्स में देखो, एक पेज पे सभी डिविडेंड इक्विटी के फॉर्मूलेस दिए. अगर आपके मेरे नोट्स है, मेरे पास अभी वो नोट्स नहीं है तो मैं आपको दिखा देता. कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे खत्म होता है ना, मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें मैंने आपको 4-5 अप्रोच दिया है. बस उसी अप्रोच से पुट द वैल्यू गेट द आंसर. वो सभी का एक साथ मेरे को प्रैक्टिस लेना था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है. तो आपका सही क्या वो? हाँ, तो उसके हिसाब से करना है. ठीक है, और नोट्स में भी दिया है, देखो यहां पे दिया है. देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, नीचे आपको इतने सारे फॉर्मूलास दिए मैंने, ये नोट्स में भी दिया है. एक एक करके देखो. पहला कौन सा है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच. क्या फॉर्मूला है? K इज इक्वल टू D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस P0 इज करंट मार्केट प्राइस. कर सकते हैं क्या आप?
है क्या आपके पास? तो ये सभी अपने को अप्लाई कर रहे हैं वन बाय वन। तो पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकंड है अर्निंग प्राइस अप्रोच, मैं सब लाइन्स यूज करने वाला हूं। तीसरा है डिविडेंड ग्रोथ, ये फॉर्मूला। देन और एक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बट अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बीटा वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, चलो आइए लिखो मेरे साथ वन बाय वन। लिखो क्वेश्चन 4, पहला लिखो डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इसमें दो अप्रोच है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो। अभी कुछ जगह पे ना ये D1 भी लिखते हैं। D1 मतलब अगले साल का डिविडेंड। D1 का मतलब क्या है? अगले साल का डिविडेंड, वैसा भी लिखते हैं। देखो ऑल्सो रिटर्न एज D1। सो अगर D यूज करेंगे तो आज का, D1 मतलब फ्यूचर का, एक साल के बाद का, दोनों दिखाता हूं। एग्जाम में एक ही फॉलो करो, जो मैंने नोट्स में दिया वही फॉलो करो। अभी दोनों दिखा रहा हूं क्योंकि कहां पे D लिखते हैं, कहां पे D1 लिखते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर है 3.6, मार्केट प्राइस 36, सो 3.6 डिवाइड बाय 36। तो ये रहेगा पहला ऑप्शन। एंड इसको और एक तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1, अभी आज का डिविडेंड 3.6% है, उसमें 5% का ग्रोथ रेट बोला है। 5 नहीं, कितना है? ग्रोथ 5% का है, तो अगले साल डिविडेंड कितना मिलेगा? जिसको बोलते D1, 3.6 प्लस 5%। सो 3.78 डिवाइड बाय 36। पहले अप्रोच सबको समझा के रिप्लाई करो। सेकंड अर्निंग प्राइस अप्रोच। आपके पास मेरे नोट्स है क्या? उसमें एक बार चेक करना अपन ने कौन सा यूज किया है। अपन ने कौन सा यूज किया क्लास में, पहला या सेकंड यूज किया है? देखो मैंने आपको नोट्स में दिए फॉर्मूले, एक बार देख लो। तो अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इसको कुछ बुक्स में 0 लिखते हैं, 0 मतलब आज का वैल्यू। एंड और एक हो सकता है EPS एट द एंड ऑफ ईयर 1। मार्केट प्राइस तो आज का ही रहेगा, 0 ही लेवल का रहेगा, अगले साल का मार्केट प्राइस नहीं रहेगा अपने पास। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रहा हूं, जस्ट फाइन। कुछ बुक्स में 1 लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। आइडियली 1 ही लेना चाहिए क्योंकि आगे कितना डिविडेंड मिलेगा उस बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। तो अपन ने कौन सा किया है? EPS 0 किया क्या 1 वाला किया? चेक करो। तो आज का EPS कितना है? देखो ऊपर लिखा अपन ने 9 रुपया है।
So 9 divided by 36. So 9 divided by 36, 0.25. एंड ईपीएस एक साल कितना होगा? 5% ग्रोथ बोला है। अभी उस साल का मार्केट प्राइस तो अपने पास आज नहीं रहेगा, ये तो आज का लेना पड़ेगा, तो बेस हमेशा 0 रहेगा। तो ईपीएस एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कैसे आएगा? आज का ईपीएस 9 रुपये प्लस 5% कंपनी ग्रोथ करेगी, 9 प्लस 5%, 0.2625। अरे खाली यस मत बोलो, आंसर तो अपन ने कौन सा यूज किया है। तीसरा है डिविडेंड प्राइस। सो डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट, या फिर ऐसा हो सकता है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 अपॉन एमपीएस प्लस जी। तो कुछ जगह पे डिविडेंड एक साल के बाद का लेते हैं, अपन पहले वाला जो अपन ने क्लास में किया वही फॉलो करेंगे। सो डिविडेंड 9 रुपया है, मार्केट वैल्यू 36 दिया है, ग्रोथ रेट 5%। सॉरी गलत हो गया, मैंने ईपीएस लिखा, डिविडेंड पर शेयर 3.6 है ना, सॉरी डिविडेंड, सॉरी गलती हो गई, 3.6 है। सो 3.6 डिवाइड बाय 36, 0.1 प्लस सो देखो पहले ऑप्शन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% आ रहा है, बाद में 25% आ रहा है, इसमें 15% आ रहा है। तो जैसे आप अप्रोच चेंज करोगे कॉस्ट क्या होगा, चेंज होता जाएगा। फोर्थ, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर प्लस मार्केट प्राइस प्लस शेयर डिवाइड बाय प्लस 9। चेक करो कितना आ रहा है। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ऑनलाइन समझा सबको? आगे बढ़ो, फटाफट करो थोड़ा। चलो आगे।
अभी ये आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले अपन ने कहा था, आपको फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इज 40। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर्ड। एक्सपेक्टेड मतलब D1 अगले साल का, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%, मतलब नहीं सॉरी, इस साल का 4 रुपीज है प्लस 8% ग्रोथ रेट। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल 40%, शोल्डर का पर्सनल टैक्स रेट 20% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स, मतलब ऊपर ये 4 सोर्स है ना, हर एक का अलग से कॉस्ट निकालो, ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड फिर डबल से निकालेंगे बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, एंड डबल से निकालेंगे बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो अपन ने क्लास में क्वेश्चंस किए, तो आपको पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आपके सामने फॉर्मूले सबके लिखे हैं ना, तो अभी एक एक फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। अभी इक्विटी में देखो डेटा क्या दिया आपको, डिविडेंड दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, तो अभी अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आज का डिविडेंड 4 रुपया है, ग्रोथ रेट ऐड करके। चलो तो पहले अपन इंडिविजुअल कॉस्ट निकालते हैं। लिखो क्वेश्चन 5, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। पहला के, अभी देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अभी ऊपर अपन यूज किया वही फॉर्मूला है। मार्केट प्राइस दिया है, डिविडेंड दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, कैसे करेंगे आप बताओ। So dividend per share at the end of year 1 plus growth rate upon market price. देखो यहाँ पे भी दिया है डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, तो अपने को भी ये सब दिया। देखो डिविडेंड दिया एट द एंड ऑफ द 1 ईयर का, और ग्रोथ रेट भी दिया है, तो अपन ग्रोथ मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे। सो लिखो सो आज का डिविडेंड 4 रुपीज है, कितना ग्रोथ रेट बोला है 8%, तो कितना आएगा 4 इंटू 8%, 4 प्लस 8%, समझा। आज का डिविडेंड 4 रुपीज है, उसमें ग्रोथ रेट 8% होगा, प्लस ये चेक करो बराबर है क्या। अभी क्या क्या है, अच्छा रिटेन अर्निंग का कॉस्ट क्या होता है, इक्वल टू इक्विटी, प्रेफरेंस का निकालो और डिबेंचर का निकालो। डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस कैपिटल लिखो।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस कैपिटल। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो चेक करो कितना आएगा। लिखा सबने फॉर्मूला? लिखा? अभी देखो प्रेफरेंस कैपिटल है 11%, 100 रुपए का है। तो अभी दो तरह से कर सकते हैं आप, 7 लाख इंटू 11% कर सकते हैं, डिवाइड बाय 7 लाख, है ना। और एक तरीका दिखाता हूं मैं, तो 7 लाख इंटू 11% अपॉन 7 लाख। और एक ऑप्शन मैं आपको दिखा सकता हूं। अपने को पता है कि 100 रुपए का वैल्यू है जिसपे 11 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, तो अमाउंट पे करो या फेस वैल्यू पे करो, आंसर एक ही चाहता है। तो यह आएगा 77,000 ना। बराबर है क्या? बट वो 100 रुपए पे क्यों नहीं कैलकुलेट करने का, ये क्यों नहीं करने का? वो 100 रुपए के लिए आएगा। अपन ने कैपिटल कितना रेज किया? 7 लाख, इसलिए 7 लाख पे निकालने का। ये तो एक शेयर के लिए आएगा ना, कि 100 रुपए के लिए 11% है, अपने को 7 लाख का निकालना है, इसलिए ऐसे करने का। अभी तीसरा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर I into bracket 1 minus t अपॉन डिबेंचर्स। टैक्स रेट दिया गया क्वेश्चन में 20% ही दिया है, बहुत कम है। करो कैलकुलेट। ये 14% दिया है, कैसे भी करो एक ही आएगा। तो अगर मैं 14 से करता हूं सर तो क्या होगा? सॉरी, टैक्स रेट कंपनी के लिए 40% है, मैंने 20 लिया है। वो शेयर होल्डर का 20 है, कंपनी का 40 है। सॉरी सॉरी सॉरी, या फिर पूरा इंटरेस्ट निकल के भी कर सकते हैं। पूरा इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख का 14%, वैसे भी कर सकते हैं। सो 3 लाख का 14%, 1 माइनस 0.4, अपॉन पर 3 लाख लेना पड़ेगा। 3 नहीं, कितना है? 30 लाख।
ऐसे भी आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन में नया ये हो गया क्या आपका, ये आएगा 42,000 ठीक है। चलो अभी इसमें इशू क्या है, देखो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने निकाल लिया, अब यहां पे मार्केट वैल्यू भी दिया है, तो अपने को यही कॉस्ट मार्केट वैल्यू बेसिस पे भी लेना पड़ेगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्योंकि फिर अगर मार्केट वैल्यू चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यही कॉस्ट अपने को मार्केट वैल्यू पे निकालना है, जो अपन ने अभी किया वो मार्केट वैल्यू पे करना है, एंड फिर अपन टेबल बनाएंगे बड़े बड़े। तो अभी डिबेंचर का जो अपन लेंगे वो बेस 36 लाख लेंगे, प्रेफरेंस का डिवाइड बाय 9 करेंगे, बस उतना ही चेंज होगा। इक्विटी का सेम रहेगा क्योंकि इक्विटी का बाकी फैक्टर नहीं बदल रहे ना, तो इक्विटी का कॉस्ट सेम रहेगा। किसका बदलेगा, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर का बदलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया है तो वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये जो पहला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स, ये लिखो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। अब यही चीज करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। लिखो पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। इक्विटी का सेम रहेगा, इक्विटी का कितना था, कॉपी करो 18.8%। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अभी ये भी 100 पे निकालेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन अगर पूरा निकालेंगे तो अलग आएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सेम ही लेना है। ये हो गया क्या लिख के आपका, या तो हो गया लिख के। अभी देखो ध्यान दो, अभी एक कंफ्यूजन होगा आपका। अभी देखो अपन ने जो ऊपर फॉर्मूला यूज किया है, देखो ये फॉर्मूले से आंसर कितना आ रहा है, 42,000 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 30 lakhs इंटू 100, मतलब अभी आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट यहाँ पे अगर इफ आई राइट 36 lakhs, आंसर क्या होगा, चेंज होगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो एक काम करते हैं अपन पहले बुक वैल्यू के बेसिस पे निकालते हैं, फिर अपन आते हैं मार्केट वैल्यू में। इसको आप कट कर दो, एक एक करके खत्म करते हैं। पहले अपने जो वर्किंग क्या है ना उस पे निकालते, तो लिखो यहाँ पे क्या, एक एक करके खत्म करते। पहले लिखो WCC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। अच्छा आपने पास क्लास के अगर नोट्स है तो इसमें अपन ने 4 कॉलम किए थे, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट
टेबल देखो अपन ने क्लास में से किया था, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। सो लिखो इक्विटी कितना है, बुक वैल्यू में इक्विटी 50, 13, 7, 30, 50, 13, 7, 30। इन सब का वेट एक माना जाएगा और फिर प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। सो 50 लाख प्लस 13 लाख प्लस 7 प्लस 30, सो टोटल अपना कैपिटल है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 50 लाख 0.5, 1 करोड़ में 13 लाख, सो 13 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़। बराबर है ना। इनटू कॉस्ट, कितना था इक्विटी का कॉस्ट 18.8%। रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट इक्विटी का सेम रहता है। प्रेफरेंस का कितना था 11 एंड 8.4। कितना आ रहा है, अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी। चलो करो ए इंटू बी। तो 18 पॉइंट डिवाइड बाय 100, 8.5। समझा आपको। मार्केट वैल्यू ये वाला मत करना, अपन ने जो क्लास में किया तो वही करना। चलो आगे बढ़ेंगे, सब रिप्लाई करो फटाफट। मार्केट वैल्यू में बस अमाउंट चेंज करो, रेट वही रखना है जो अपन ने क्लास में किया था। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, मैंने जो क्लास में बोला वैसे ही करना।
हो गया। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैपिटल बजटिंग। अब इसका यूज कैसे होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग? दिस इज द बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे हम अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं और हम चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अपन ने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है यहाँ पे WCC, वही यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। उतना मेरा कॉस्ट है ना, तो मेरे को उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे मेरे को क्या मिलना चाहिए? ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो WCC है वही यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट है। नाउ अभी कैश कैपिटल बजटिंग में 5 टेक्निक्स है, सबको पता है। कौन सा? पहला कौन सा है? पेबैक पीरियड। दूसरा एवरेज क्या नाम है? दूसरा कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऐसे कुछ है क्या? बताओ। तीसरा NPV, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड पांचवा IRR। ये 5 मेथड है, बट इन पांचों मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पहले होता है टू फाइंड आउट इनिशियल कैश इनफ्लो, फिर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो एंड टर्मिनल कैश इनफ्लो। मैंने क्लास में आपको एक डायग्राम बना के दिया है, तो अगर मेरे नोट्स है तो सामने रखना। तो इनिशियल कैश इनफ्लो में क्या क्या ऐड होता है बताओ? यहाँ पे नहीं दिया है नोट्स में। इनिशियल कैश इनफ्लो में क्या क्या ऐड होगा? याद है फॉर्मूला? पूरा टेबल लिख के दिया था। अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कब माइनस होगा? अगर मैं पुराना एसेट रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। एंड ये होगा मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो। सब्सिक्वेंट में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं रहते। सब्सिक्वेंट में कौन सा एडजस्टमेंट रहेगा? अगर मैंने इन बिटवीन कोई कैपिटल दिया है तो वो ऐड होगा। एंड टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या होगा? ये प्रोजेक्ट का जो स्क्रैप वैल्यू वो क्या होगा? माइनस होगा। प्रोजेक्ट का स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लीज़ एक बार वो पेज आप सामने रखना कि इनिशियल कैश इनफ्लो में क्या लेना है, सब्सिक्वेंट में क्या लेना है एंड टर्मिनल में क्या लेना है। ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैश इनफ्लो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये अपना मेन फॉर्मूला है। कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों करते हैं? क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एंड दीज आर द टेक्निक्स। सेम डायग्राम मैंने आपको क्लास में दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यह हर एक मेथड अपन एक एक करके क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द पेबैक पीरियड? बहुत सिंपल, इट्स अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसका फॉर्मूला है टोटल इनिशियल कैपिटल अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक। मतलब क्या है? एंड व्हाट इज मॉडर्न, व्हाट इज ट्रेडिशनल टेक्निक? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये इग्नोर करता है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कंसिडर करता है ना। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। एंड जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? कंसीडर होगा। क्या होगा? कंसीडर होगा। यहाँ तक बराबर है क्या? बताओ। अच्छा, अभी इसमें अपन ने 2 फॉर्मूले यूज किए थे। ये जो कैश इनफ्लो है ये सेम भी रह सकता है, अगर अलग अलग है तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा बताओ? कुछ याद है क्या? सो पेबैक पीरियड में 2 फॉर्मूले हैं। पहला, कैश इनफ्लो अगर सेम है तो फिर वो फॉर्मूला बराबर है। क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। एंड कैश फ्लो अनइवन है तो क्या करना है? याद है अपने फॉर्मूला लिखा था
कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा प्लस अमाउंट टू बी रिकवर्ड अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसा कुछ फॉर्मूले याद आ रहा है क्या? तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पे बैक पीरियड में। अगर हर साल इक्वल पैसा आएगा तो बहुत सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हर साल अलग अलग पैसा आएगा तो अपन 3 कॉलम बनाते हैं, ईयर, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो अपन मार्क करते हैं। अमाउंट टू बी रिकवर्ड, तो उस साल कितना पैसा रिकवर करने का बाकी है अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसे करते हैं। एंड ये जो है ये ब्रैकेट में रहता है, इसको मल्टीप्लाई बाय मंथ्स करेंगे तो मंथ्स में आएगा, डेज करेंगे तो डेज में आएगा, कुछ नहीं करेंगे तो वो एज इट इज ईयर्स में रहेगा। तो ऐसे पेबैक के 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एवरेज एनुअल नेट इनकम मतलब पैट का एवरेज लेना है अपॉन इन्वेस्टमेंट टू 100। तीसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये वही है। क्या कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में? एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर हो रहा है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपन ने टाइम वैल्यू में किया, डिस्काउंटिंग करके डिस्काउंटेड इनफ्लो निकालो। कैश, इसमें 4 कॉलम बंद है, ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर, डिस्काउंटेड फैक्टर। तो फिर कैश इनफ्लो को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आता है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। एंड ये पॉजिटिव है तो अपन लेते हैं, नेगेटिव तो रिजेक्ट। एंड इसी को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये देखो दिया है। एंड लास्ट है आईआरआर। आईआरआर क्या बताता है? आईआरआर इज दैट रेट कि उस लेवल पे एनपीवी 0, उस लेवल पे एनपीवी इज इक्वल टू 0, मतलब आपका डिस्काउंटिंग उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द मैक्सिमम रेंज, उससे अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे गया तो अपन लॉस में जाएंगे। तो उसका लोअर रेट, उसके लिए 2 रेट लेने पड़ते हैं। आपने को 2 एनपीवी लगते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन 2 एनपीवी, हायर रेट लोअर रेट का, इनटू डिफरेंस इन रेट, एंड ये आंसर आएगा आईआरआर का। एंड देखो ये समरी भी दिया है कि व्हाट इज द डिसीजन रूल, ये आपको लर्न करना है। सो पेबैक पीरियड में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कब करना है बोलो? पेबैक पीरियड कम है तो एक्सेप्ट करना है, ज़्यादा लंबा है तो रिजेक्ट करना है। ARR इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेट, प्रॉफिट ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करो, कम है तो रिजेक्ट करो। एनपीवी में है, एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट, निगेटिव तो रिजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी में PI मोर देन 1 है तो एक्सेप्ट, लेस देन 1 है तो रिजेक्ट। IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट, है ना, कॉस्ट से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट, कॉस्ट से कम है तो रिजेक्ट। तो ये पैरामीटर है। कल से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे एंड फिर अपन उसको ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चन है, कल से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा घर पे ट्राई करके आना। कल से अपन स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग एंड कल अपन इसको ख़त्म करेंगे, कल परसों 2 दिन में। ठीक है, चलो। तो ये आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखो आप जितना कर सकते उतना ट्राई करना। ठीक है, चलो वैसे थैंक यू सो मच। कल मिलते 4 बजे एंड कल कैपिटल बजटिंग कंटिन्यू करेंगे अपन। चलो थैंक यू, बाय बाय। घर पे ट्राई करना टाइम मिला तो, या एटलीस्ट देख के रखना पुराने क्वेश्चंस, फिर मैं सॉल्व करता हूं। बाय बाय।